वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के चेलों ने हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और अब हम और आप जब साल 2025 में जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बनकर तैयार है, तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें जो आतंकवाद का चेहरा लिए हिंदुस्तान में रहती खाती हैं, वो देश में दंगा करवाने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाहती थी। सच कहें तो जो साजिश है उसे सोचकर दिल दहल उठा है और गुस्सा भरा पड़ा। और यहां पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी कर्नल सोफिया जैसा है जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है, हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन सुनते पाकिस्तान, टर्की की है। और यही हुआ। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स, इनको लेकर खुलासा हुआ है कि टर्की में बैठे कोई उकासा नाम का आतंकी था जिसके इशारे पर ये हिंदुस्तान को दहला रहे थे। वो यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर ये भगवान बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, वहां पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बनाकर हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते थे, राम मंदिर को उड़ाना चाहते थे, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे। जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि यह साजिश सिर्फ अयोध्या पर चोट करने की नहीं थी, यह साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने के लिए थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो देश को हिला कर रख दे रहे हैं। मैं तो कई बार सोच सोच कर हैरान कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने के जज्बात में अपने आप को एक्सपोज कर दिया और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए उसको पकड़ा और उसके थ्रू अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो जिहाद की फैक्ट्री बन गई है, बम बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, उसे एक्सपोज ना किया होता तो साहब दिसंबर और जनवरी में देश का क्या होता। यह सोच सोच कर डर लगता है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम बारूद पर बैठे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। यह जम्मू कश्मीर पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं से यह पूरा रैकेट खुलता शुरू हुआ और अब यह जानकारी निकल रही है कि अगर यह रैकेट ना पकड़ा गया होता, ना एक्सपोज होता, तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हमारे देश के धार्मिक स्थल जो अयोध्या, काशी हैं, वो खून से रंग जाते। देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता क्योंकि इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख चुनी थी। 25 नवंबर मंदिर बनकर तैयार है, उसको सेलिब्रेट किया जाना है, देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, और दूसरा 6 दिसंबर। इन दोनों तारीख में एक दिन शहर में ब्लास्ट करनी। आप कल्पना करके देखिए कि क्या होता उसके बाद देश में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी आक्रांता बाबर की नाजायज औलाद है। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के नहीं हो सकते साहब। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों ने जान दी है। धर्म, जात, कौम, मजहब से ऊपर उठकर वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये हिंदुस्तान की औलादें नहीं है, ये बाबर की औलादें हैं, ये टर्की, पाकिस्तान की औलादें हैं, ये नाजायज औलादें हैं। वो नाजायज जो शायद बाबर की भी जो औलादें होंगी नाजायज, उनसे भी ज्यादा गई गुजरी, उनसे भी ज्यादा नाजायज है, क्योंकि वो कम से कम बाहर आए थे, यहां आके नाजायज किए थे। ये तो यहीं उठे, यहीं खाए, यहीं पिए, यहीं रहे। इनके माँ बाप को भी ये मरने मारने की छोड़। घिन आ रही है, नफरत हो रही है, उलझन हो रही है, सोचकर डर लग रहा है, आत्मा कांप रही है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत खतरनाक कहानी है। नया खुलासा बड़ा खतरनाक है और हम आप लोग से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी नजर रखिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लोगों ने पूछा था कि भैया ये क्या ला रहे हो बोरी बोरी भर के। डॉक्टर्स ने कहा खाद ला रहे हैं। बम बनाने की तैयारी थी। आप भी अपने आसपास अगर कुछ संदिग्ध लगे
सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सपोज कीजिए। इन चीजों को जानते रहिए जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमें पता है आप लोग हर वीडियो देख रहे हैं, इस बार हर वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए हमारे। हर एक जानकारी आपका जानना जरूरी और वो हम वहां डाल देते हैं ताकि सीधे आप तक पहुंचे, कोई आपको ढूंढना भी ना पड़े, आपको पता चल जाएगा। जब भी बिजी समय से जाएंगे देखिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक पड़ा है, जुड़िए, हमारी भी ताकत मजबूत हुई है, तभी ये सब बातें हम रख पाएंगे। और अब आपको सुनाते हैं जो परेशान करने वाला है। अयोध्या, हिंदुस्तान के आस्था केंद्र, जहां पर हमला होने वाला है। दरअसल अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, अयोध्या हिंदुस्तान की आत्मा है। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। इसे तोड़ने की कोशिश करने वाले न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी, वो इस मिट्टी से प्यार करता है, इन नाजायजों की तरह नहीं। हिंदुस्तान की धरती वो पवित्र धरती है जहां पर भगवान राम का जन्म, लीलाएं देखी, और राम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। राम से सबने सीखा है। सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, आंसू, बलिदान, कीमत चुकाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना। 2 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर कंप्लीट होने वाला है। और उस मंदिर को, उस सभ्यता को कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है या कहें नहीं वास्ता है, ना देश की सभ्यता से वास्ता है, ना देश के लोगों से वास्ता है, ना देश के हिंदू मुसलमान से वास्ता है, वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे। तारीख सुनकर कि 25 नवंबर को जब वहां भीड़ होगी, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री जाने वाले वहां, वो तारीख देखकर हमला कर जा रहे थे कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। जैसे वो आतंकी उमर, उसको फटना था, वो अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किले, उसने चुना रेड लाइट एरिया को। 3 घंटा वो पार्किंग में बैठा रहा, उसके बाद गया, नमाज पढ़ा, 10 मिनट इबादत की, लौटा, गाड़ी में भीड़ देखी, फट गया। बड़े बेआबरू होकर ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के बाद ग्राउंड से हम बाहर निकले। बड़े निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। हाँ, मतलब बेआबरू ही हुई है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह पहले वनडे मैच में हराया है, वो बड़ा परेशान करने वाला है। कोई चला ही नहीं, ना रोहित चले, ना गिल चले, ना कोहली चले, ना अय्यर चले। गेंदबाज तो ऐसा लगा कि खेलने आए ही नहीं है। मतलब बिना बुमराह के आपकी गेंदबाजी कितनी कमजोर है, वो इस मैच से आप देख सकते हैं। सिराज को मौका मिला, 2 ओवर अच्छा किया, 2 ओवर पिट गए। अर्शदीप ने पहला ओवर अच्छा किया, पिट गए। हर्षित राणा एवरेज रहे। अक्षर पटेल ठीक है, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए था, यह सवाल पैदा हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी क्या ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को वनडे में रिप्लेस कर सकते हैं? आई स्टिल डाउट इट ऑन हाई नोट। मेरे जहन में यह सवाल है। वॉशिंगटन सुंदर, ही वाज इकोनॉमिकल या ठीक ठाक विकेट निकाल लिया था, बट उतना इंपैक्टफुल या किसी एक हम प्रॉपर बॉलर को रख ले, ये सोचने वाला सवाल है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा इस मैच में सोचा या पूछा जा रहा है, वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। अब अगर फ्लॉप होने की बात की जाए, तो फ्लॉप तो पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप रही है। मतलब सबके सब जो है, तू चल मैं आता हूं। 8 पे रोहित, 10 पे गिल, 0 पे कोहली, 11 पे आपके श्रेयस अय्यर, उसके बाद 10 रन पे वॉशिंगटन। तो आप बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि विराट और रोहित के करियर पर सवालिया निशान है, क्योंकि विराट और रोहित पर प्रेशर है, इसलिए उनका आउट होना खल रहा है। खासतौर पर विराट भाई को ऐसा लगता है कि ये जो ऑफ साइड की बॉलिंग है, ये खत्म कर देगी। मतलब ऑफ साइड की बॉलिंग ने विराट कोहली का T20 करियर खा लिया, ऑफ साइड की बॉलिंग ने विराट भाई का टेस्ट करियर खा लिया, और अब ऑफ साइड की बॉलिंग जो है, वो विराट कोहली का वनडे करियर भी क्या खा लेगी। केवल 3 मैचेस हैं, और 3 मैच में अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। नो मैटर, विराट कोहली साहब ये कहते रहे कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली पिछले 15-20 सालों में, रेस्ट नहीं किया है, लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा फिट हूं, अब रिटायरमेंट के बाद मैं और एनर्जेटिक हूं। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अल्टीमेटली रोहित और विराट को मैदान पर प्रूव करना पड़ेगा, और आज दोनों ने नहीं किया। रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली साहब जो हैं, वो 8 गेंद पर डोनाल्ड डक कर गए, और ये बहुत परेशान करने वाला है। रोहित 223 दिन के बाद इंडिया के लिए खेलने उतरे थे और सिर्फ 16 मिनट रह पाए।
हेजलवुड की बॉल पर स्लिप में कैच थमा बैठे। 500वां उनका इंटरनेशनल मैच था, इसे यादगार नहीं बना पाए। 14 गेंद पर एक चौका और फिर वो आउट हो जाते हैं, और ये काफी परेशान करने वाला। विराट उससे ज्यादा परेशान करने वाला, मतलब विराट कोहली से यू एक्सपेक्ट यार कि चलो रोहित आउट हो गए, थोड़ा आप और दिखाओगे, बट जीरो थोड़ा सा पेनफुल है। विराट और रोहित दोनों तू चल में आता हूं वाली कहानी थी, क्योंकि सुबह सुबह फैंस बड़े एक्साइटेड थे कि यार 9 बजे वो थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय करके अंदर थे, और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्यों। हालांकि रोहित भाई का एक रिकॉर्ड है, रोहित भाई ने कभी भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो उनका 100, 200, 300, 400, 500 मैच है उसमें कभी रन नहीं बनाए। जैसे 100वां मैच था तो 15 रन था, 200वां मैच था तो 21 रन था, 300वां मैच था तो केवल 8 रन था, 400वां मैच था तो 15-46 था, और 500वां मैच है तो केवल 8 रन है उनके लिए। तो ये अपने आप में एक कहानी है। जहां तक बात विराट कोहली की है, विराट कोहली इंडिया में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा जीरो बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनमें विराट साहब का नाम आ गया। वो फिलहाल नंबर 3 पर है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि बाकी जो लोग हैं वो गेंदबाज हैं। जैसे हरभजन सिंह के 37 बार जीरो हैं, ईशान शर्मा के 40 बार जीरो हैं, जहीर खान साहब के 43 टाइम जीरो है, लेकिन विराट भाई के 39 टाइम जीरो है। तो ये भी अपने आप में परेशान करने वाला है। एक और विराट कोहली के साथ जो गड़बड़ चीज हुई है वो ये है कि उनका ऑस्ट्रेलिया का एवरेज जो है वो भी गिर गया 50 से नीचे। मतलब विराट कोहली साहब के साथ कुछ समय से बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है। उनका T20 एवरेज 50 नीचे चला गया, टेस्ट साउथ अफ्रीका में 50 चला गया, इंटरनेशनल एवरेज न्यूजीलैंड सामने 50 नीचे कुछ महीनों में गया, ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 में गया, रणजी में 50 नीचे गया, अब ऑस्ट्रेलिया में भी उनका एवरेज 50 ही चला गया। तो क्या वो अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं? ये सारे सवाल जो है ये रहेंगे इंडिया को लेके। और ये ऑफसाइड का सरदर्द अगर जल्दी ठीक नहीं होता है तो फिर टेंशन जो है बढ़ेगी। विराट भाई को फिर लंदन में रुकना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा लगा कि विराट और रोहित जो है अटेंडेंस लगाने गए थे, यहां से गए इतनी दूर, मतलब जितनी मेहनत भाई लोगों ने फ्लाइट लेने में, बैठने में, करने में की, अगर उसका थोड़ा भी होता तो शायद इम्पैक्ट अलग होता। हालांकि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो नए खिलाड़ी हैं, जिनको हम अच्छे खिलाड़ी मान रहे थे रिप्लेसमेंट के तौर पर, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है। जैसे शुभमन गिल कैप्टन बने हैं, वो भी 10 रन बनाकर ही आउट हुए, 18 गेंदों पे 10 रन। श्रेयस अय्यर जिन्हें हम मिडिल ऑर्डर का एक टॉप क्लच प्लेयर मानते हैं, वो भी केवल 11 रन बनाकर आउट हुए हैं, और बहुत कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने भी नहीं की। इंडिया की इज्जत जो है वो अक्षर पटेल और केएल राहुल ने बचाई थी। अक्षर पटेल ने 38 गेंदों पर 31 रन और राहुल ने 31 गेंदों पर 38 रन, इन्हीं दोनों ने थोड़ी इज्जत बचाई थी, अदरवाइज हमारी कहानी खत्म हो गई थी। और रेड्डी ने आखिरी में 2 छक्के मार दिए थे, जिसकी वजह से हम 136 पहुंचे थे। हालांकि डकवर्थ लुईस नियम को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि भाई साहब क्या ये सही है, कितना सही है, क्या है, कैसे है, बट जो भी है, ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीता है। मिच मार्श इस मैच के हीरो आप कह सकते हैं, और 46 रन उनके रहे। जोश फिलिप ने अच्छी बल्लेबाजी की, जोश इंग्लिश की जगह जॉश फिलिप आए थे और उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। फिर मैट रैनशॉ आए थे, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर थी। बॉलिंग में हेजलवुड वाज टॉप नॉच, 7 ओवर 2 मेडन 20 रन 2 विकेट, एंड मिचेल स्टार्क 6 ओवर 21 1 मेडन 22 रन 1 विकेट। आई थिंक ये फर्क था दोनों टीमों के बीच में, ये बहुत बड़ा फर्क था। ये एक्सपीरियंस बिना बुमराह और शमी के गैर मौजूदगी में इंडिया क्या अच्छा कर पाएगी, ये देखने वाली कहानी, क्योंकि शमी को आपने बाहर बिठा रखा है और आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। आपके जो प्लेयर अभी आपके डगआउट पे भी हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास हैं, आप उनको खिला सकते थे, बट अगेन वही कहानी है। कुलदीप आपके पास है, आप उनको खिला सकते थे सुंदर की जगह, वो देखने वाली बात है। जायसवाल इज अनदर मैन जो बेंच पर हैं, हालांकि खिलाओ कहां पर, जगह आपकी टीम में है नहीं। सो जो भी है, जितनी भी टीम है, ओवरऑल कहानी यही है कि इंडिया इस मैच में स्ट्रगल करती नजर आई है। एंड जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, मुझे लगता है कि आगे मैचेस में भी इंडिया स्ट्रगल करेगी, क्योंकि आपके पास वो टॉप क्वालिटी बॉलिंग जो है वो नहीं निकल कर आई है। और या देखते हैं, मतलब अर्शदीप एंड सिराज, वी एक्सपेक्ट कि ये इनमें से कोई सामने आए। हर्षद को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हर्षद राणा पर भी बहुत प्रेशर होगा, क्या वो खेलेंगे या प्रसिद्ध कृष्णा को अगले मैच में लाया जाएगा। बट ये प्रेशर परेशान करने वाला है, और ये प्रेशर परेशान करेगा इंडिया अगले मैच में। बॉलिंग इंडिया की ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन में कमजोर है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 7 विकेट जीते हैं। लेट्स होप बचे हुए 2 मैचेस में इंडिया परफॉर्म करे, अच्छा करे और फोड़े, और कम से कम हारे भी तो रोहित और विराट चले, बिकॉज अगर ये दोनों फ्लॉप हुए
तो फिर इंडिया की कहानी गड़बड़ होगी और एक एरा का एंड हो जाएगा। एंड सच कहूं तो आई डोंट वांट टू सी कि इंडिया का वो एरा खत्म हो। सो लेट्स जस्ट होप कि रोको को अगले मैच में कोई रोक ना पाए।